हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशल साइंस का 6 चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे और हम आज पढ़ेंगे अफ्रीका महादेश के बारे में। इसके पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे एशिया महादेश के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महादेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है अफ्रीका, और इसी अफ्रीका महादेश के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अफ्रीका विश्व का द्वितीय विशालतम महाद्वीप है, जिसे पहले विश्व में पुरानी दुनिया के नाम से जाना जाता था। अफ्रीका क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महादेश है। इससे पहले क्या माना जाता था? पुरानी दुनिया के नाम से जाना जाता था। दुनिया इसे पुरानी दुनिया के नाम से पुकारती थी अफ्रीका को। यहाँ 4500 वर्ष से भी पूर्व विश्व की प्राचीनतम मिस्र सभ्यता व नील घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। फिर भी इसे अंधेरा महाद्वीप कहा जाता था, क्योंकि इसके विशाल आंतरिक भाग 19वीं शताब्दी तक बाह्य संसार से अज्ञात रहे। हालांकि अफ्रीका में दुनिया के जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उनमें से 2 सभ्यताएं, एक मिस्र की सभ्यता और दूसरी नील घाटी की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता और नील घाटी की सभ्यता इसी अफ्रीका महादेश में जन्म ली थी, पली थी, बढ़ी थी, काफ़ी लंबे समय तक बरकरार थी और फिर वो सभ्यता विलुप्त भी हुई। वो सभ्यता यहाँ पर करीब आज से 4500 साल पहले विकसित हुई थी, और जो कि अफ्रीका में थी। उसके बावजूद भी अफ्रीका को अंधेरा महाद्वीप के नाम से पुकारते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफ्रीका महादेश के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्यों है, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को काफ़ी लंबे समय तक नहीं थी। 19वीं शताब्दी तक तो बाकी दुनिया को, बाहरी दुनिया को तो पता ही नहीं था कि अफ्रीका में क्या है और क्या नहीं है। इसलिए चूंकि उसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसे अंधेरा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। वैसी बात हालांकि है नहीं कि वो बिल्कुल अंधेरा था। दुनिया की अच्छे सभ्यताओं में से 2 सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और नील की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, इस अफ्रीका महादेश में जन्म ली थी, पली थी, बढ़ी थी, विकसित हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक बरकरार थी, जो आज से करीब 4500 साल पहले यहाँ पर विकसित हुई थी अफ्रीका में। और इतना ही नहीं, जबकि अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। तटवर्ती क्षेत्र तो यूरोपीय व्यापारियों तथा खोजकर्ताओं की पहुंच में थे, किंतु उत्तर में विशाल सहारा मरुस्थल, प्रपातों तथा नदियों के द्वारा कटे फटे तीव्र ढालू पठार, घने एवं दलदली वन, उष्णार्ध जलवायु, वन्य जातियां आदि अनुत्साहित करने वाले कारकों ने महाद्वीप के आंतरिक मार्गों की खोज में बाधा डाली। हालांकि यूरोप के जो व्यापारी थे वो अफ्रीका महादेश के तटवर्तीय इलाकों तक, तटों तक पूरी तरह अपनी पहुंच बनाए हुए थे। तटवर्तीय इलाकों से वो पूरा व्यापार करते थे, पूरा आर्थिक लाभ उठाते थे और उसके साथ साथ सभ्यता, संस्कृति और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी करते थे। इसके साथ साथ जो खोजकर्ता थे, यूरोपीय जो खोजकर्ता थे, उनके पहुंच में भी अफ्रीका के तटवर्ती इलाके थे
और वहाँ जाकर के उनकी वो खोज किए हुए थे और उसकी जानकारी उनको थी और दुनिया तक उस जानकारी को उन्होंने पहुँचाने में अपनी एक भूमिका निभाई थी। लेकिन वो आंतरिक जो भाग थे अफ्रीका के अंदर के, उन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अफ्रीका महादेश के उत्तर में एक बहुत बड़ा विशाल मरुस्थल रेगिस्तान डेजर्ट है, जिसको सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, वो है। फिर से यहाँ पर कई सारे जलप्रपात हैं, कई सारी नदियां हैं, तीव्र और ढालू पठार हैं, घने वन हैं, दलदली वन हैं, उष्णार्ध जलवायु है यहाँ के, एक से एक खतरनाक वन्य जातियां हैं, वन्य जीव जंतु हैं। ये सब यूरोपीय खोजकर्ताओं को और यूरोपीय व्यापारियों को अंदर जाने से रोकते थे, बाधा उत्पन्न करते थे। इसीलिए यूरोपीय व्यापारी और यूरोपीय खोजकर्ता अफ्रीका के अंदर तक नहीं जा पाते थे, उसके अंदर की जानकारी उनको नहीं मिल पाती थी, तो दुनिया तक वहाँ की जानकारी नहीं पहुँचा पाते थे और ना ही दुनिया भर की जो जानकारी है वो उन तक पहुँचा पाते थे, और ना ही अंदर रहने वाले लोगों के साथ बाकी दुनिया की चीज़ों को, ज्ञान को, अनुभव को या सभ्यता संस्कृति को, किसी भी चीज़ को वो शेयर भी नहीं कर पाते थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोपीय देशों ने अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए बाजारों की खोज हेतु अफ्रीका में रुचि लेना प्रारंभ किया और शीघ्र ही इस महाद्वीप की संपन्नता से अवगत हो गए। लेकिन जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, लगभग हर चीज का उत्पादन उद्योगों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में मशीनों की मदद से होने लगा, तब उनको आवश्यकता पड़ी बाजार की। दो कारणों से बाजार की जरूरत पड़ी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, मशीनों से उत्पादन की शुरुआत हुई थी, उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने एक बहुत बड़ी पूंजी अपने उन उद्योगों में, उन फैक्ट्रियों में, उन कारखानों में लगा रखे थे। अब वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, उनकी फैक्ट्रियां दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन चलें। अब इतने लंबे देर तक अगर वो फैक्ट्रियां चलेंगी तो उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत थी। अपने फैक्ट्रियों में उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत थी, और उतना कच्चा माल तो उनके खुद के देश में उपलब्ध नहीं हो पाता था, संभव भी नहीं था उपलब्ध होना, क्योंकि यूरोपीय देश छोटे छोटे देश थे और लगभग सभी देशों में औद्योगिकरण हो चुका था, इसलिए वो एक दूसरे की इस मामले में मदद भी नहीं कर सकते थे। तो उनको बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत थी, और वो भी या तो बहुत सस्ते में या फिर मुफ्त में कच्चे माल की उनको ज़रूरत थी। इसके अलावा जब उनके देश की हज़ारों फैक्ट्रियां दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन काम करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी बहुत अधिक होगा, और उतने अधिक उत्पादन को उनके एक छोटे से देश में खपत कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। पर कोई भी उत्पादक नहीं चाहता कि उसका उत्पादन उसकी आंखों के सामने सड़ जाए, गल जाए, बर्बाद हो जाए, एक्सपायर हो जाए, आउटडेटेड हो जाए। तो उनको चाहिए था एक ऐसा बाजार भी जहां पर वे अपने उत्पादों को बेच भी सकें, वो भी अपनी मुंहमांगी कीमत पर। यानी कि दो कारणों से उनको अपने देश के बाहर बाजार की जरूरत थी। एक कारण था सस्ता, अच्छा और पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, और दूसरा कारण था अपने तैयार माल को, अपने प्रोडक्ट को अपनी मुंहमांगी कीमत पर बेचने के लिए। और ये बाजार यूरोप में संभव नहीं था, बिल्कुल असंभव था, नामुमकिन था, क्योंकि लगभग सभी यूरोपीय देश धीरे धीरे औद्योगिक हो गए थे, औद्योगिकरण वहाँ हो गया था, तो सबकी ज़रूरतें यही थी। यानी कि सबको ही दो चीज़ों के लिए, एक कच्चे माल को और एक तैयार माल को बेचने के लिए
उनको बाजार की ज़रूरत सबको थी, तो एक दूसरे की वो मदद इस मामले में नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनको अब तलाश थे ऐसे जगहों की अपने देश से बाहर, अपने महादेश से बाहर, यानी कि यूरोप के बाहर के देशों में, यानी कि अन्य महादेशों के देशों में इस बाजार की तलाश थी। इसी सिलसिले में उन लोगों ने एशिया और अफ्रीका जैसे महादेशों में रुचि लेना शुरू किया था। तो अभी हम एशिया की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग चर्चा अफ्रीका पर कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कहेंगे कि उन्होंने अफ्रीका महादेश के भीतरी भागों में पूरी की पूरी रुचि लेना शुरू किया। और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता भी मिल जाता है, जहाँ विल होता है वहाँ वे जरूर मिलता है। और यही हुआ कि उन्होंने अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए अफ्रीका के भीतरी भागों में घुसने के लिए रास्ते तो बना ही लिए, और वहाँ घुस करके और फिर उन्होंने अपने ये दोनों मकसद पूरे किए। एक वहाँ से बेहद सस्ते में और बहुत कुछ बिल्कुल मुफ्त में वो कच्चा माल प्राप्त किया अपने फैक्ट्रियों के लिए, और अपने तैयार माल को वहाँ पर मुँहमांगी कीमत पर बेचने के लिए इनको बाजार भी मिला। तो इस तरीके से जब वो इसके लिए गए तो अब उनको ये पता चला कि अफ्रीका वाकई कितना संपन्न है, कितना धनी है, वहाँ पर कितनी सारी प्राकृतिक संपदाएं, नेचुरल रिसोर्सेस भरी पड़ी हैं, और वो भी अधिकांश ऐसे जिनका कोई माई बाप नहीं है। यानी कि वहाँ से वो बिल्कुल मुफ्त में उन संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने उद्योगों को चमका सकते हैं। अपनी सारी ज़रूरतों को उद्योगों से संबंधित वो पूरी कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप 37 डिग्री 14 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 50 मिनट दक्षिण अक्षांशों तथा 70 डिग्री पश्चिम में 51 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। अफ्रीका महादेश का विस्तार है। अगर अक्षांश में बात करें तो 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये फैला हुआ है। यानी कि अफ्रीका महादेश जो है उसका कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और कुछ हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ गया। ये दोनों ही गोलार्धों में हो गया। विषुवत रेखा इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि विषुवत रेखा जो है अफ्रीका महादेश के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा भी यहाँ से होकर गुजरती है, और अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। यानी कि तीनों ही रेखाएं, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, यहाँ से अफ्रीका महादेश से होकर के गुजरती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अफ्रीका महादेश का जो अधिकांश हिस्सा है वो टॉरिड जोन में आ गया। टॉरिड जोन में आ गया, जहां पर सालों भर जबरदस्त गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिकल जोन में आ गया, और उसका कुछ हिस्सा दक्षिण में भी और कुछ हिस्सा उत्तर में भी पड़ गया। सब ट्रॉपिकल जोन में, शीतोष्ण कटिबंध में, और अधिकांश हिस्सा पड़ गया उष्ण कटिबंध में। यह महाद्वीप भूमध्य सागर द्वारा यूरोप से तथा स्वेज नहर एवं लाल सागर द्वारा एशिया से पृथक होता है। अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ जाते हैं स्वेज नहर और लाल सागर। ये दोनों ही एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं। जबकि भूमध्य सागर इसको यूरोप से अलग करता है। भूमध्य सागर जो है अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से अलग करता है। अफ्रीका का विस्तार पृथ्वी के लगभग 20% स्थलीय क्षेत्र पर है। पृथ्वी पर जितना भी स्थल भाग है उसका 20% भाग अफ्रीका में है। इसका अधिकांश भाग पठारी है। अबिसिनिया, इथोपिया, कटांगा, अहगर, तिबेस्ती आदि पठार यहाँ स्थित हैं। वहाँ पर स्थित महत्वपूर्ण पठारों के नाम हैं अबिसिनिया, इथोपिया, कटांगा, अहगर, तिबेस्ती, जो प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है। ये सभी के सभी पठार जो हैं रवेदार और पुराने शैलों से मिलकर बने हैं। विषुवत रेखा के निकट महाद्वीप के पूर्वी भाग में
कुछ ज्वालामुखी पर्वत शिखर स्थित है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंचा जो शिखर है वहां पर पर्वत शिखर वो है 5,895 मीटर ऊंचा और उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो कि 7,200 किलोमीटर लंबी है, महाद्वीप का सबसे विशिष्ट भौतिक लक्षण है। यह लंबी और गहरी घाटी भ्रंशन क्रिया से उत्पन्न है जो दोनों ओर से दीवार सदृश खड़ी चट्टानों द्वारा घिरी हुई है। यह दक्षिण में मलावी झील से लेकर उत्तर में लाल सागर तथा आगे अकाबा की खाड़ी से मृत सागर तक फैली हुई है। बहुत सी बड़ी झीलें जिनमें अल्बर्ट झील, टैंगानिका झील, रुडोल्फ झील तथा मलावी झील ताजे पानी की झीलें हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की विशालतम झील है। अफ्रीका में 5 महान नदियां हैं, नील, कांगो, नाइजर, जाम्बेजी तथा ओरेंज। ऊंचे पठारों पर बहती हुई ये नदियां अनेक प्रपात तथा द्रुतवाह बनाती हैं, अतः ये नौकारोहण योग्य नहीं हैं। इनमें नाव, बोट नहीं चलाए जा सकते, शिप नहीं चलाए जा सकते हैं। याद रखने योग्य, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 6,738 किलोमीटर। 6,738 किलोमीटर यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। तो यहाँ पर हमारा अफ्रीका का ये थ्योरी खत्म हुआ। एक बार फिर से अफ्रीका मैं आपको मैप में दिखा दूं। ये है विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप, जिसमें आप देख सकते हैं ये है अपना अफ्रीका महादेश। ये पूरा ये अफ्रीका महादेश हो गया। ये जो अफ्रीका महादेश है आप देख सकते हैं कि इसके दक्षिण की तरफ से अगर देखें यहाँ पर तो ये पूरब में, ये देखिए दक्षिण भाग, यानी कि 2 भाग में अगर बांटें तो ये उत्तरी अफ्रीका और ये दक्षिण अफ्रीका हुआ ना। तो दक्षिणी अफ्रीका के पूरब की तरफ देखें तो यहाँ पर हिंद महासागर है और पूरे अफ्रीका के चाहे उत्तरी अफ्रीका हो या दक्षिण अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के पश्चिम की तरफ देखें तो अटलांटिक महासागर है। यानी कि इसको अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर ने घेर रखा है, जिसमें से अटलांटिक महासागर पूरे को घेर रखा पश्चिम की तरफ से और हिंद महासागर जो है वो दक्षिणी अफ्रीका को घेर रखा है। ये देख सकते हैं ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, जो कि अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। ये कर्क रेखा है और ये नीचे मकर रेखा है, वो सब यहाँ से होकर के गुजर रहे हैं। लेकिन विषुवत रेखा बीचों बीच से गुजरने के बावजूद भी इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटती। ऐसा नहीं है कि आधा विषुवत रेखा के दक्षिण पड़ जाता अफ्रीका और आधा अफ्रीका विषुवत रेखा के उत्तर पड़ता, ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तरी भाग जो है वो ज़्यादा विस्तृत है और दक्षिणी जो भाग है वो थोड़ा सा संकरा है, पतला है, इसलिए। अदरवाइज ठीक बीचों बीच से होकर के विषुवत रेखा उसके गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध में पड़ गया। यहाँ पर टेम्परेचर सालों भर बहुत अधिक होता है और यही कारण है कि यहाँ के लोगों का स्किन बर्न होता है और यहाँ के लोग आपको काले दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा अफ्रीका। अब है यूरोप। यूरोप और अफ्रीका दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ पर एक जलाशय है उससे, और उसी तरह
एशिया और ये भी अलग हो रहे हैं एक जलाशय से, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। तो इनको एशिया और क्या कहते हैं उसको, यूरोप से अलग करने वाले ये जलाशय थे। अब आज की तारीख में अफ्रीका अननोन नहीं है, वो अंधेरा महाद्वीप नहीं है। दुनिया में हर किसी को अफ्रीका महादेश के सभी देशों के बारे में पूरी जानकारी है। इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। थैंक यू।